हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदू लॉ के अगले लेक्चर की बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको सेक्शन 24 तक बता दिया था, अब हम सेक्शन 25 से चालू करेंगे। तो सेक्शन 25 जो है वो परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस है, स्थायी निर्वाह व्यय और भरण पोषण। अब इसको अगर सरल भाषा में समझें तो इस धारा का मेन मतलब ये है कि पति और पत्नी के बीच में जब विवाह विच्छेद हो जाता है तो जो भरण पोषण होता है या तो वो एक मुश्त दे दिया जाए या तो महीने के महीने अनुसार दिया जाए, जैसा माननीय न्यायाधीश महोदय तय करते हैं। ठीक है, ये इसका मेन मतलब है। अब इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय पत्नी या पति द्वारा इस प्रयोजन के लिए अपने से आवेदन किए जाने पर अज्ञप्ति देते समय किसी समय प्रत्युत्तरदाता और प्रत्युत्तरदात्री को आदेश कर सके, मतलब उनके गार्जियंस को ये सूचना दे सके कि आवेदक और आवेदिका के अपने भरण पोषण और पालन के लिए आवेदक और आवेदिका के जीवन काल से अधिक न होने वाली अवधि के लिए ऐसी पूर्ण राशि या ऐसी मासिक कालावधि राशि देता है जैसा कि प्रत्युत्तरदाता और प्रत्युत्तरदात्री को अपनी राय और अन्य संपत्ति को, यदि कोई आवेदक या आवेदिका की आय या संपत्ति की ओर अन्य संपत्ति को, आचरण और मामले की अनुपस्थिति को देखते हुए, मतलब उस परिस्थिति को देखते हुए या तो एक मुश्त सारा पैसा दे दिया जाए या महीने के महीने भरण पोषण जैसा माननीय न्याय महोदय तय करते हैं उस अनुसार दिया जाए। तो ये हमारी धारा 25 कहता है। अब आता है धारा 26, संतति की अभिरक्षा, मतलब कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। अब कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? इस अधिनियम के अधीन वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के बारे में जहां संभव हो वहां उनकी इच्छा से संगत समय समय पर ऐसे अंतरिम आदेश दे सकेगा, समय समय पर अंतिम ऑर्डर दे सकेगा जहां उनका भरण पोषण तथा उनकी शिक्षा सही तरीके से हो सकती है। अज्ञत्व में ऐसे उपबंध कर सकेगा जैसे कि उसे न्याय संगत और उचित जान पड़े, जैसा अपने विवेक के अनुसार जैसा उसको सही लगे वैसा वो कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए याचिका द्वारा आवेदन पर ऐसे बच्चों की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के बारे में ऐसे आदेश और उपबंध अज्ञप्ति के पश्चात समय समय पर दे या कर सकेगा जैसा अज्ञप्ति या अंतरिम आदेशों द्वारा उस सूरत में किए जाते जिसमें कि ऐसी अज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए कार्यवाही तब भी लंबित होती है। ठीक है, और न्यायालय पूर्वोत्तर दिए गए आदेशों और किए गए उपबंधों में से किसी को समय समय पर उपखंडित, निलंबित या परिवर्तित कर सकता है। अब जैसा न्यायाधीश महोदय को लगेगा कि मान लीजिए कि पति के पास अगर बच्चे हैं, उसको लगेगा कि नहीं यहाँ उसका भरण पोषण और उसकी शिक्षा सही नहीं हो रही है, तो वो उसको उसकी माँ के पास भेज देगा। तो ये समय समय पर निलंबित और परिवर्तित कर सकता है। यदि अवयस्क बच्चा है तो भरण पोषण और शिक्षा के संबंध आवेदन के लंबित रहने के दौरान ऐसी डिग्री प्राप्त करने के लिए इस संबंध में आवेदन निस्तारण यथासंभव प्रतिपक्ष को नोटिस तामील कराए जाने के 60 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा, यदि अगर बच्चा अवयस्क है। और 9 माह के बच्चे के कल्याण के हेतु बच्चे के पिता का बजाय माता को अभिरक्षा में रखने हेतु अनुज्ञात किया जाना चाहिए। ठीक, अब आता है धारा 27, संपत्ति का व्ययन, मतलब डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अब संपत्ति का व्ययन का मतलब हो सकता है कि कोई संपत्ति कुछ ऐसी भी हो सकती है जो पिता के नाम पर हो सकता है, जो माता पिता दोनों के नाम पर। तो इस अधिनियम के अधीन वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय विवाह या विवाह के समय के आसपास भेंट की गई ऐसी किसी संपत्ति के बारे में जो कि पति और पत्नी दोनों को संयुक्त रूप से है, ऐसे उपबंध अज्ञप्ति में कर सकेगा जैसे वह न्याय और उचित समझे, जैसा वो न्याय और उचित समझे उस हिसाब से कर सकेगा। पारिवारिक न्यायालय विवाह की संपत्ति का निस्तारण करने के लिए अधिकारता रखता है और इस तथ्य के साबित होने पर कि आभूषण पत्नी स्वयं द्वारा अर्जित किए गए आभूषण हेतु पत्नी का दावा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7 स्पष्टीकरण ग के प्रावधानों के आशय द्वारा अनुज्ञात हो सकता है, तो वो उसके पास ही रहे। अब इसमें अगला सेक्शन आता है धारा 28, डिक्री और आदेश की अपीलें। अब डिक्री और आदेश की अपीलें कैसे होंगी? इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्री उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन होते हुए उस न्यायालय द्वारा अपनी प्रारंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में लाई जाने, जिस सिविल अधिकारिता के अंदर
उन अपील्स उन पिटीशन की याचिका चल रही है। उनको निर्णय दे सकेगा जिसमें आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में उस न्यायालय के विनिश्चयों की अपील साधारणता होती है। जहाँ सबसे पहले जिस न्यायालय में पिटीशन फाइल की गई है वहीं पर साधारणता होती है। इस धारा के अधीन कोई अपील केवल खर्चे के विषय में नहीं होगी। इस धारा के अधीन अपील डिक्री या आदेश के तारीख से 90 दिनों के अंदर अंदर की जाएगी, मतलब 90 दिन के भीतर भीतर अपील और डिक्री का निर्णय किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 25 और 26 के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपीलीय होंगे जब वे अंतरिम आदेश की प्रकृति के न हो। ठीक, ये था हमारा धारा 28। अब धारा 29 में क्या है? डिक्री और आदेश का परिवर्तन। तो जो भी न्यायालय ने डिक्री और आदेश पारित किए हैं उनका वो परिवर्तन कर सकते हैं। फिर आता है 29 में व्यावर्ती को कहते हैं सेविंग। हिंदुओं में इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले अनुष्ठित ऐसे किसी विवाह के बारे में जो कि अन्यथा मान्य है, केवल इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगी कि वह अमान्य या कभी अमान्य था कि उसके पक्षकार एक ही गोत्र या प्रवर के थे जो विभिन्न धर्मों, जातियों और एक ही जाति और उपजातियों की। इस अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात अनुष्ठित विवाह के भंग कराने के किसी ऐसे अधिकार को प्रभावित करेगा जो कि रूढ़ि द्वारा विज्ञात है या किसी विशेष अधिनियम द्वारा प्रेरित है। तो व्यावर्ती सेविंग में हिंदू विवाह अधिनियम को यही बताया गया कि अधिनियम के चालू होने के या पहले अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय के अनुसार इन पर संशोधन करते रहते हैं और उसी के अनुसार आदेश दिया जाता है, चाहे वो विवाह विच्छेद का मामला हो, चाहे जुडिशल सेपरेशन का मामला हो, चाहे वो मेंटेनेंस का मामला हो। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हिंदू लॉ के सेक्शन 29 तक ख़त्म हो चुके हैं। अब अगला वीडियो जो होगा द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो इच्छा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक, तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।